हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है सरफेस टेंशन के बारे में। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा। आपने अपने आसपास बहुत बार ऐसे सीन्स देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो लीफ के ऊपर पानी की बूंद है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप जो है वो लिए हुए है। इसी तरह से यहाँ पे जो बबल्स हैं उनकी भी शेप क्या है, स्फेरिकल है। और ये जो पानी की बूंदे हैं यहाँ पे ये भी स्फेरिकल शेप है जो वो लेके चल रही है। इसी तरह से बेटा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं जब वो वाटर के सरफेस के ऊपर बैठते हैं तो वो वाटर में डूबते नहीं है, यानी कि वो इस तरह से वाटर के सरफेस के ऊपर ऊपर ही रहते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखो तो आपको जहां पे उनके यहाँ पैर होते हैं ना, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे किसी शीट के ऊपर हम कोई चीज रख देते हैं, भारी चीज रख देते हैं तो वो डिप्रेशन सा वहां पे बन जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे जब कोई इंसेक्ट बैठता है तो हमें इस तरह से खिंचाव, तनाव, इस तरह की जो फीलिंग है वो वहां पे दिखाई देती है। तो बेटा ये सब कुछ जो हम देखते हैं ना, ये सब कुछ जो है ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण होता है। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले बेटा व्हाट इज सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करें तो सरफेस टेंशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। सरफेस टेंशन जी बेटा, जो सरफेस टेंशन है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी है। गैसेस में जो सरफेस टेंशन है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो गैसेस होती है उनका वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस को जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह में फैल जाती है। तो बेटा सरफेस टेंशन जो है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच, या यहाँ पे हम लिक्विड को एट रेस्ट लेंगे, लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ विच the liquid surface behaves या tends to, हम कहेंगे tends to occupy a minimum surface area, minimum surface area and behaves like a stretched membrane, stretched membrane, मेम्ब्रेन या फिल्म या झिल्ली, आप इसको जो मर्जी है जो वो कह सकते हो। तो बेटा सरफेस टेंशन क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो लिक्विड का सरफेस है ना, यहाँ पे लिक्विड का सरफेस बिहेव करता है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। जिस तरह से मान लीजिए हम कोई प्लास्टिक की शीट है, यहाँ अगर प्लास्टिक की शीट है, हमने अगर इसको बिल्कुल जो है तनाव की पोजीशन में रखना हो तो हम यहाँ चारों तरफ से इसको क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। सेम इसी तरह से ये जो लिक्विड का सरफेस है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन बनती है ये एक इस तरह से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसका रीजन क्या है बेटा, ये देखिए बेटा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसके आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये एक स्फीयर की शेप जो है वो ले लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये इसको कंसिडर करेंगे, अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स हैं
जितनी फोर्स ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये वाला मॉलिक्यूल इस पे लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होती है ना वो नहीं मिलती हमें, ठीक है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे मान लीजिए हम लिक्विड, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा तो इसके आसपास भी यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा इस तरह से, ये इस तरह से मान लीजिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से फोर्सेस है जो चारों डायरेक्शंस में लगती हैं, सेम लगती हैं। अब अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हम, तो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें क्या होता है, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी जो गिनती होती है, यहाँ देखिए अगर हम इस मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इस मॉलिक्यूल के आसपास जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गिनती में ज्यादा है और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो गिनती में कम है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये किसके कारण है, जो हवा में थोड़े बहुत वेपर्स है, ठीक है, यहाँ पे वेपर्स के कारण है। तो ये जो मॉलिक्यूल है नीचे ये क्या करते हैं, इंटरनल फोर्सेस लगाते हैं। अब देखिए बेटा फोर्सेस भी जो होती हैं दो तरह की होती है, एक तो जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सी फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस पे लग रही हैं, ये कोहेसिव फोर्स इसको हम बोल देते हैं, सिस कोहेसिव फोर्स। पर यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इन दोनों के बीच जो फोर्स लगती है ये क्या है, वाटर डिफरेंट सब्सटेंस है और यहाँ पे एयर है, तो ये जो यहाँ जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। यानी कि ये जो फोर्स है ना ये हो जाएगी एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एडहेसिव फोर्स जो होती है वो बिल्कुल नाम मात्र होती है और जो कोहेसिव फोर्स होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, खिंचना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे होंगे ना उन सबको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, यानी कि इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल्स पे। तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक खिंचाव, एक तनाव, एक टेंशन फील करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ये एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सरफेस के ऊपर है। यहाँ सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे सरफेस पे क्या आ जाएगी, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे जो एनर्जी है, अंदर एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स में, जो बल्क में है, जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी से कम होगी, ठीक है। तो इनके कारण क्या होगा, ये जो एनर्जी है ना ये एनर्जी यहाँ पे मान लीजिए इकट्ठी हो जाती है। ये एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ना तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि इस खिंचाव के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, खिंच जाते हैं आपस में। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अब स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अगर किसी चीज को स्टेबल होना है ना तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी जो है ना वो लो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी और उनको क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है यहाँ पे क्योंकि ज्यादा होगी, तो अगर उन्होंने स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो उनको क्या चाहिए, उनको एक तो एनर्जी कम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम चाहिए।
तो इसी वजह से ये क्या करती है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो सरफेस है ना, ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है, ताकि एक तो वो जो उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए, दूसरा जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी गिनती भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सरफेस है ना, ये क्या करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, और इसी कोशिश की वजह से ये जो सरफेस है ये किस तरह से बिहेव करेगा, एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो दूसरी बात बेटा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ नीचे होंगे, यहाँ पे नीचे होंगे, जब हम इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ से सरफेस पे लाने में भी तो थोड़ी एनर्जी खर्च होती है ना, ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है वो भी यहाँ पे अपीयर होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। तो इसी कश्मकश में, ताकि यहाँ पे एनर्जी कम हो, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या होना शुरू करता है, अपनी जो शेप है वो उसको एक्चुअली ये स्फेरिकल करने की कोशिश करता है। क्यों, मान लीजिए यहाँ पे बेटा हमारे पास, यहाँ हमने मान लीजिए पानी की ड्रॉप यहाँ पे फेंकी, तो वो पानी की ड्रॉप के हिसाब से मान लीजिए बड़ी ड्रॉप फेंकी, तो वो इस तरह की शेप धारण कर लेगी, इस तरह की। एक्चुअली वो क्या चाह रही है, वो स्फेरिकल शेप लेना चाह रही है, क्योंकि स्फेरिकल शेप जो होती है, स्फीयर जो होता है ना बेटा, अगर हम देखें तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो सबसे कम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके घर पे अब दिवाली की सफाई चल रही है, सामान बिखरा हुआ है, तो कई बार हमारे मदर क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करके ना एक गठरी बना देते हैं ऐसे गोल सी, ठीक है, और गठरी बना के एक कोने में जाके रख देते हैं, संभाल के रख देते हैं। वो गठरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो गठरी है ना वो स्फीयर शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, और ये क्या करती है, कम जो स्थान है, कम सरफेस एरिया, कम जगह वो घेरती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये लिक्विड यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है, सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इतनी अमाउंट नहीं पानी की डाली, इससे थोड़ी अमाउंट डाली, तो इसकी शेप ना थोड़ी और राउंड हो जाएगी। अब थोड़ा और कम पानी डालूंगी तो थोड़ी और ज्यादा राउंड हो जाएगी, और थोड़ा कम पानी डालूंगी थोड़ी और कम राउंड हो जाएगी, और बिल्कुल ही थोड़ा पानी डालूंगी तो बिल्कुल, ये देखिए इतनी जो बूंदे हैं वो इतनी गोल गोल बीड्स की तरह, मोतियों की तरह हो जाएंगी। तो ये डिपेंड कर रहा है बेटा, यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ये जो वाटर है ना ये फैल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पानी का वेट कम है थोड़ा, पानी की क्वांटिटी कम है थोड़ी, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ज्यादा काम कर रही है। यहाँ पे पानी की अमाउंट थोड़ी और कम होगी, यहाँ पे भी, यहाँ सरफेस टेंशन थोड़ी बढ़ गई, यहाँ पे पानी की, यहाँ ग्रेविटी और कम होगी, और ये स्टेज ऐसी आई जब वाटर ने बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों का जो शेप है वो ले ली, इस तरह से छोटी छोटी बूंदे जो है वो ऐसे बन गई, ठीक है। तो ये है बेटा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को मेजर करने का भी बेटा एक तरीका होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वाटर है किसी कंटेनर में, इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, इस वाटर के ऊपर हम कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। मान लीजिए इस लाइन की जो लेंथ है वो L है। अब ये इमेजिनरी लाइन है ना, जो इसके टेंडेंशियली इस तरफ भी फोर्स लगती है, इस तरफ भी खिंचाव होता है, इस तरह से दोनों तरफ क्या होता है बेटा, फोर्स लगती है दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो फोर्स जो होती है ये क्या होती है, नॉर्मल होती है इमेजिनरी लाइन की। तो अगर हम इस फोर्स की बात करें, ये वाली फोर्स किसी भी साइड से, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, इस लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, सरफेस टेंशन कह देंगे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको S से लिखें तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इधर साइड पे जो भी फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया बेटा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अगर हम यूनिट देखें, यूनिट क्या हो जाएंगे, फोर्स मींस न्यूटन, नीचे मीटर, तो यूनिट आ गए इसके न्यूटन
पर मीटर। इसी तरह से अगर आप डायमेंशनल फार्मूला देखो तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम एल टी -2 फोर्स के लिए और नीचे एल जो है वो लेंथ के लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल 0 टी -2। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें सरफेस टेंशन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी बेटा। अब देखो आप सरफेस टेंशन के बारे में, अगर जैसे मान लो आप बबल्स फुलाते हो, है ना, आपके पास यहाँ पे मान लीजिए एक ये फ्रेम है, ये फ्रेम है जिसपे आप, जिसको क्या करते हो आप, सोप सॉल्यूशन में इस तरह से डिप करके यहाँ पे बबल्स की शेप होती है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ इस तरफ से, यहाँ से क्या करना है, इसको ब्लो करना है। यहाँ से आप क्या करोगे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ब्लो करोगे तो क्या होता है, ब्लो करने से ये जो बबल की शेप ले लेता है। ठीक है। आप जितना जोर से यहाँ पे फूंक मारोगे उतना ही जो बबल है वो बड़ी शेप लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको वो करने के लिए, फुलाने के लिए, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि यहाँ से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ताकि इस ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सरफेस टेंशन के कारण मेम्ब्रेन बनी है, इसका एरिया जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जितना बड़ा आपको बबल चाहिए आप उतनी ही ज्यादा जो है जोर से यहाँ से फूंक मारोगे। ठीक है। तो ये जो वर्क हो रहा है ये किस पे हो रहा है, इस सरफेस एरिया की, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में लग रहा है। ठीक है। मान लीजिए पहले सरफेस एरिया जो था ए था, ठीक है, पहले सरफेस एरिया ए है, और जब हमने इसको फूंक मारी, मान लीजिए इसका सरफेस एरिया ए प्लस डेल्टा ए हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये कहाँ काम आया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। तो बेटा अब इसी वर्क डन को अगर हम किसी मेम्ब्रेन का सरफेस जो एरिया इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं ना, तो ये वर्क जो होता है ये काम करता है सरफेस एनर्जी का। यानी कि अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी क्या है बेटा, सरफेस एनर्जी जो होती है वो होती है यहाँ पे वर्क डन टू इंक्रीज एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया, अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें। ठीक है। तो इसी टर्म से हमारे पास एक और चीज निकल के आती है बेटा, वो है व्हाट इज सरफेस एनर्जी। तो बेटा व्हाट इज सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी तो सरफेस एनर्जी क्या हो गई बेटा, वर्क डन in increasing the surface area of a film divided by increase in surface area, increase in surface area। ठीक है। तो ये है बेटा सरफेस एनर्जी की अगर आप देखो डेफिनेशन। तो सरफेस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो वर्क करते हैं हम, दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म। यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं ये इस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी को जो है बढ़ाने में काम आता है। ठीक है। अब हम बेटा नेक्स्ट देखेंगे कि सरफेस एनर्जी में और एंड सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो यहां से आपने
देख लिया कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो देखते हैं हम। ठीक है, अगर सरफेस एनर्जी की बेटा यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट क्या हो जाएंगे सरफेस एनर्जी के। हमने कहा वर्क डन, यहाँ पे एरिया, तो वर्क किस में आता है, जूल में। अगर हम यूनिट की बात करें, यहाँ पे यूनिट भी देख लेते हैं सरफेस एनर्जी के, यूनिट हो जाएंगे जूल मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये किसके यूनिट है, सरफेस एनर्जी के। अगर सीजीएस में बात करें तो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप डायमेंशनल फार्मूला देखो तो वो बन जाएगा बेटा एम जो आएगा L 0 T -2। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है ML2T -2, और नीचे हमारे पास जो 2 बार L आ गया, तो L2 से L2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला। आप मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है। आपने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ मैं रफ दिखाती हूँ आपको। ये जो इसकी ए बी साइड है ना, ये स्लाइड कर सकती है, यानी कि ये इस तरह से, इसको हम इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये ए बी स्लाइड है। इसको क्या किया मैंने, इस लिक्विड में डिप कर दिया, ये वाली, इसको इस लिक्विड में डिप कर दिया ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर एक सोप सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, और फिल्म बन जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन जो जैसे हम बबल्स नहीं खेलते बेटा, बबल्स के साथ खेलते हैं, सेम उसी तरह से वहां पे हमारे पास ऐसा राउंड सा होता है ना एक, जिसको हम उसमें सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से बबल्स उड़ाते हैं। तो यहाँ पे राउंड की बजाय हमारे पास मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर एक जो वो है फ्रेम। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसके इस तरफ भी जो सोप सॉल्यूशन की परत होगी, और इसकी पिछली साइड पे भी सोप सॉल्यूशन की जो है वो परत होगी। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए पहले। अब हमने देखना है कि सरफेस एनर्जी क्या है। तो बेटा हमने कहा कि जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये ए बी जो है, हमने कहा इसको हम मूव, ये जो है ये मूवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारे पास एक फिल्म बन गई सोप सॉल्यूशन की। तो इसकी वजह से, ये सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ ये जो फिल्म है ये खिंचेगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, सरफेस टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो ए बी साइड है ना, इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोर्स लगेगी। ठीक है, अब इसके कारण, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, हम चाहते हैं इसको फोर्स जो है इसके ऑपोजिट हम इसको अगर इस तरह से खींच के रखें, इस पोजीशन पे ले आए, तो हम इस फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे जो इसको अंदर की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स जब जो हम लगाते हैं ना बेटा, वर्क करते हैं इसको इस तरफ खींचने के लिए, यही जो वर्क है ये सरफेस एनर्जी है। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी जो है बेटा, एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसको हम ए बी सी डी का नाम दे रहे हैं, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, इसमें जो ए बी है मैंने आपको बताया मूवेबल है, इसको डिप किया सॉल्यूशन में,
डिप करने से क्या होगा बेटा, फिल्म इज फॉर्म्ड विच पुल्स द वायर ए बी इनवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा कि सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यहाँ पे जो लेंथ है ना बेटा, वो मान लीजिए ये हमारे पास ये लेंथ है, यानी कि ये लेंथ है फ्रेम की इस तरह से, दिस इज लेंथ। तो यहाँ पे ये लेंथ होगी। तो अभी मैंने आपको बताया जो फिल्म है आगे की तरफ भी है और पीछे वाली साइड पे भी है, तो यहाँ पे 2L हो गया, ठीक है। तो फिल्म की जो लेंथ होगी वो 2L होगी। तो यहां से जो फोर्स लगेगी अंदर वाली साइड पे वो फिर किसके बराबर होगी, S इंटू 2L के बराबर होगी। सरफेस टेंशन इंटू 2L, यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को S से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे S इंटू 2L, ठीक है। ये जो फोर्स है अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो प्लेट है वो क्या है हमारे पास, मूवेबल है, ठीक है। मान लीजिए बेटा हमारे पास हमने कहा कि दो सरफेसेस हैं, क्योंकि फिल्म जो है वो दो फेसेस की है। अगर हम वर्क डन करें तो वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सपोज हमने वर्क किया ए बी को मूव करने के लिए ये स्मॉल डिस्टेंस एक्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए हम इसको खींच के रखना चाहते हैं, और जब हमने इसको खींचा तो ए बी से ए डैश बी डैश पोजीशन पे लेके आए, और यहाँ पे हमने मान लीजिए डेल्टा एक्स या एक्स जो भी है डिस्टेंस इसको मूव किया। तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर। तो बेटा फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स है S इंटू 2L जो हमने यहां से देखी, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x या डेल्टा x जो भी आपने मानना है यहाँ पे डेल्टा x, ठीक है। ये वर्क डन हो गया हमारे पास। तो यहां से ये जो वर्क डन है ना बेटा, यही है हमारे पास जो सरफेस एनर्जी, ठीक है। दिस वर्क डन इज सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे जो ये 2L इंटू एक्स है, दिस इज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फिल्म ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये जो इंक्रीज हुआ ना एरिया, ये किसके बराबर है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखे S इंटू एरिया, ठीक है। तो ये A जो है बेटा increase in the area of film on both sides, ठीक है। तो ये आ गया बेटा। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है इन द फिल्म एज इट्स सरफेस एनर्जी। तो हम यहां से दिस वर्क is stored in the film as its surface energy। तो ये आ गया बेटा सरफेस एनर्जी। 10 हमारे पास सरफेस एनर्जी अगर हम उसको E से लिखें तो वो किसके बराबर होगी, ये वाले वर्क के बराबर। तो ये वाला वर्क किसके बराबर है, S इंटू ए, यानी कि सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। तो यहां से अगर हम सरफेस टेंशन डिफाइन करें तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये क्या है हमारे पास, सरफेस एनर्जी, और ये क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन एरिया,
या हम यहाँ इसको सिंपल एरिया कहेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास जो इंक्रीज इन एरिया है ना, इफ इंक्रीज इन एरिया दैट इज A इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो W है यहां से उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, W इज इक्वल टू S इंटू 1 विच इज इक्वल टू S। तो इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस बाय यूनिटी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास किसकी, सरफेस टेंशन की। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन की, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहां लिख देते हैं बेटा, यहां इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहां से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो सो सरफेस टेंशन may be defined as the amount of work done in increasing the area of the liquid surface by unity against the force of surface tension at a constant temperature। तो ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी इसके अगेंस्ट हम ये वाली फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली जो वर्डिंग है वो यूज की। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब जो सरफेस टेंशन है ना बेटा, उसमें सरफेस टेंशन में एक तो बेटा हमारे पास ओनली वन लिक्विड, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने सिर्फ एक लिक्विड कंसिडर किया था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सिर्फ लिक्विड है हमारे पास, और एक हमारे पास इस तरह से भी होता है जहां पे लिक्विड के साथ मान लीजिए ये लिक्विड है हमारे पास और लिक्विड इन कांटेक्ट विद अदर जो सॉलिड सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, हमने यहाँ पे कोई बारीक सी कोई प्लेट रखी या कोई नीडल रखी, तो यहाँ पे भी जो है इस तरह से भी जो सरफेस टेंशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहां से बेटा एक और चीज, सरफेस एनर्जी जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देती हूँ, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन against the force of surface tension to create a fresh surface of liquid film
ऑफ यूनिट एरिया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं इस चीज को, फिल्म ऑफ यूनिट एरिया at a constant टेम्परेचर। तो ये होगी बेटा सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन। तो यहां से ये जो फोर्स है जो मैंने रब किया वो मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पे हमने जो फोर्स ली थी वो ली थी S इंटू 2L के बराबर, ठीक है। क्यों ली थी S इंटू 2L के बराबर? क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ है जो वो 2L थी, वो मैंने बताया था आपको कैसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये फोर्स, इसी फोर्स को हमने यहाँ पे जो है वो पुट किया था, ठीक है। तो ये आ गया बेटा सरफेस एनर्जी के बारे में। अब हम देखते हैं किस तरह से हम सरफेस टेंशन को मेजर करते। जी बेटा, उसके लिए देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ हमारे पास एक बैलेंस है। इस बैलेंस के इस तरफ इस पैन में हमने, ये हमारे पास इस तरफ पैन है और इस तरफ हमने मान लीजिए एक इस तरह से ग्लास स्लैब या जो प्लेट है इस तरह से अटैच की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्लेट को हमने इस वेट से, इस पैन में जो वेट है इससे हमने बैलेंस किया हुआ इस तरह से, ताकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्लैब है मान लीजिए, और हमने इस रेक्टेंगुलर स्लैब के नीचे क्या रखा, एक बीकर रख दिया जिसमें हमने लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इस प्लेट को इस लिक्विड के ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो प्लेट है ये लिक्विड के सरफेस को जस्ट टच करेगी। तो जब ये जस्ट टच करेगी ना, तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई देगा आपको लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इस तरह से। यहां से लिक्विड का सरफेस है थोड़ा सा डिप्रेस होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बेटा इस पैन में हम वेट रखते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमने वेट रखा और ये जो ग्लास स्लैब है ये यहाँ लिक्विड में टच कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस हद तक वेट रखना है, थोड़ा सा वेट रखना है, ताकि ये जो ग्लास प्लेट है ये थोड़ी ऊपर इस लिक्विड के सरफेस को छोड़ के ऊपर जो है उठ जाए यहाँ से, ठीक है। इसको पुल करना है हमने यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, स्लाइटली यहाँ पे वेट ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम यहाँ वेट ऐड करना शुरू करेंगे, पहले ये जो प्लेट है ये थोड़ा सा ऊपर उठेगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, और ये लिक्विड के सरफेस के साथ चिपकी रहेगी यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से अगेन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा और एडिशनल वेट रखेंगे, जिसका ये एडिशनल वेट जो कि mg के बराबर है रखेंगे, तो ये जो सरफेस है ना, ये जो ग्लास प्लेट होगी ये क्या करेगी बेटा, ये जो प्लेट है जस्ट लीव्स द वाटर सरफेस। तो जब ये जस्ट लीव करेगी वाटर सरफेस को, वो जो एडिशनल वेट है ना वो हमने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अगर हम कहें इफ द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड इज mg, यहाँ पे ये mg क्या है, एडिशनल वेट है, ठीक है। ये किस लिए है, सरफेस टेंशन को ब्रेक करने के लिए। तो हमारे पास सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ अगेन बेटा लेंथ मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है, क्योंकि
दो सरफेस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो WF जो है हमारे पास 2L जो हो गया, F डिवाइडेड बाय 2L। अब यहाँ पे F क्या है, F यानी कि ये वाली फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेट डालने से इस तरफ फोर्स लग रही है जो इस प्लेट को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, mg पुट कर देंगे, mg डिवाइडेड बाय 2L। तो हियर हमारे पास जो m है, ये m जो है ये एक्स्ट्रा मास है जो हमने यहाँ पे जो डाला, और L क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट एज है, जो हमने प्लेट यहाँ पे रखी, ये जो एज है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास L। तो इस तरह से हम सरफेस टेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सरफेस टेंशन मेजर करने का जो है वो एक तरह से फॉर्मूला। तो अब बेटा हम देखते हैं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस किस तरह से होता है। बेटा मान लीजिए हमारे पास जब हम किसी सरफेस को किसी कंटेनर में डालते हैं बेटा, कई बार हम देखते हैं कि कंटेनर में जो है जो सरफेस है ना लिक्विड का, कई बार तो इस तरह से होता है, ठीक है, कई बार क्या है लिक्विड का सरफेस जो है कंटेनर में इस तरह से होता है कन्वेक्स शेप में, और कई बार क्या होता है लिक्विड का सरफेस जो है वो इस तरह से होता है कनकेव शेप में, ठीक है। अब हम इन तीनों केसेस के बारे में जो है वो देखेंगे कि ये क्यों होता है बेटा। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे जो लिक्विड होता है, यहाँ अंदर लिक्विड है बेटा, यहाँ बाहर क्या है, वेपर्स है, एयर वेपर है या वेपर है, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। इफ द सरफेस इज प्लेन, द मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है ए ऑन द सरफेस जो है अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे हर डायरेक्शन में जो है इक्वल फोर्स लग रही है। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज 0 होगी यहाँ पे। तो यहाँ प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सरफेस क्या होता है, सेम होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जो प्रेशर है वेपर्स के लिए वो PV है और यहाँ पे लिक्विड के कारण PL है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, प्रेशर जो है लिक्विड का और प्रेशर जो है वेपर साइड पे, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन आ गई बेटा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस जो है वो कन्वेक्स है, ये हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, वो कैसे, देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर, मान लीजिए ये टेंजेंट आ गया, इसी तरह इस सरफेस पे ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब ये टेंजेंट आ गया, ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से मान लीजिए ये इस तरह से सरफेस है, इसको थोड़ा और कर्व कर देते हैं, एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, यानी कि ये सरफेस ये S। अब इसको हम जो कंपोनेंट्स है उसमें अगर ब्रेक करें, एक इस तरफ जाएगा कंपोनेंट इसका, एक इस तरफ, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट है जो वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी यहाँ पे मॉलिक्यूल पे, यानी कि ये जो फोर्स है ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो प्रेशर ऑन द साइड लिक्विड साइड है ना वो क्या होना चाहिए, यहाँ से जो ऊपर की तरफ प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, देन द प्रेशर ऑन द वेपर साइड।
यानी कि यहाँ इस केस में ये अगर PV है, ये अगर PL है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑन लिक्विड साइड है जो प्रेशर ऑन वेपर साइड है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इस सिचुएशन को जो है वो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन। अब थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या हमारे पास, मान लीजिए इसी तरह से यहाँ पे ए कोई मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ से रिजल्टेंट एक ये फोर्स टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से दोनों तरफ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब ये टेंजेंट ड्रॉ करने से ये जो कंपोनेंट एक इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट अगेन इस तरफ होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। नेट फोर्स है जो वो इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, इसमें नेट फोर्स है जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब अगेन इसको बैलेंस करने के लिए जो प्रेशर ऑन वेपर साइड है ना वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये ज्यादा होना चाहिए और जो प्रेशर ऑन लिक्विड साइड है वो कम होना चाहिए, यानी कि PL मस्ट बी ग्रेटर देन PV। ठीक है, सॉरी, PL जो है लेस देन PV होना चाहिए। प्रेशर ऑन लिक्विड मस्ट बी लेस देन प्रेशर ऑन वेपर साइड। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये है बेटा, जब भी कोई सरफेस कर्व्ड होता है तो प्रेशर ऑन इट्स सरफेस जो है, जहां पे अगर देखिए कनकेव साइड है ग्रेटर है देन द प्रेशर ऑन द, यहाँ पे हमारे पास कनकेव साइड पे ग्रेटर है, यहाँ पे हमारे पास कनकेव साइड पे ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि whenever liquid surface is curved, the pressure on its concave side is greater than the pressure on the convex side। इस तरफ भी concave side है और अगर इस लिक्विड में देखें तो इस तरफ ये वेपर की साइड पे कनकेव है, यहाँ पे लिक्विड की साइड पे कनकेव है। दोनों तरफ क्या है हमारे पास, प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। पर आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।